हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं टिंकू राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी आर मैथ्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है बेटा कि ये सेशन हम लोगों का प्रैक्टिस सेट लगाने का है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग 2019 का प्रैक्टिस सेट 1 लगाएंगे बेटा, ये हम कहते हैं अनसोल्ड पेपर 1 लगाएंगे, जिसका कोड है 324 EI। इसमें बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। जैसा कि आपको पता है बेटा कि एक वीडियो में कंप्लीट पूरा सेट लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि आपको देखने में भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम लोग पार्ट वाइज इसे डिवाइड कर रखा है, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास 12th का है, आप ऐसा थंबनेल के द्वारा देख सकते हैं ना। देखिए, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इन क्लास नोट्स को पाने के लिए बेटा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है TR मैथ्स पॉइंट। PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्लास नोट्स भी वहीं मिल जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और आपको एक्स्ट्रा जो भी कंटेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज के क्लास को शुरू बिना देरी के। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे बच्चे आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसा इनमें कोई नहीं है जो एक बार पूछा ना गया है ना। सारे प्रैक्टिस सेट का मतलब आप जानते हैं, अनसोल्ड सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब आए हुए क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन 1 हमसे ये कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, यानी कोई भी छोड़ना हमें नहीं है। कह रहा है का पार्ट इसका कि समुच्चय एक दे रखा है बेटा 1,2,3। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है। एक रिलेशन हमें दे रखा R = इतना। द्वारा प्रदत्त संबंध, हमसे ये पूछा गया कि सममित है, स्वतुल्य है, या संक्रामक है, या तुच्छ संबंध है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर मैं स्वतुल्य को चेक करूं, देखिए विकल्प में डायरेक्ट ही बता दे रहा हूं। अगर यहाँ पर समुच्चय के अंदर 1, 2, 3 है, तो हमेशा याद रखिए R के अंदर 1,1 हो, 2,2 हो और 3,3 हो, तो इसका मतलब है वो स्वतुल्य होता है। तो आप कहेंगे सर 1,1, 2,2 और 3,3 है, मतलब ये संबंध एक कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, देखिए आप अगर चाहें तो आगे सममित और संक्रामक चेक कर सकते हो, नहीं भी। ऐसा क्यों सर, आप ये बताइए, ऐसा क्यों? यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा। यहाँ पर जो विकल्प दिए उनमें एक रिलेशन दे रखा है, कोई और रिलेशन नहीं दे रखा है। तो जब ये स्वतुल्य हो गया तो और कोई विकल्प हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी, फिर भी मैं यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ, ये तो सही हो गया, ये तो कन्फर्म है, ठीक है ना। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर 1,1, 2,2, 3,3 सेम सेम वाले ने छोड़ दिया करें। फिर ये देखो 1,2 इसके अंदर है, तो 2,1 भी इसके अंदर होना चाहिए, जो कि 2,1 बेटा इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये सममित तो नहीं है। यहाँ पर देखिए 2,3 है, तो 3,2 भी होना चाहिए, ये भी नहीं, मतलब इससे सममित नहीं। संक्रामक कैसे पता करेंगे? संक्रामक का मतलब जैसे 1,2 इसके अंदर है, 2,3 इसके अंदर है, तो इस वाले 2 से बेटा ये वाला 2 हटा दो, तो बचा कौन? 1,3। 1,3 इसके अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं है, मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये केवल स्वतुल्य संबंध है, सममित और संक्रामक नहीं। तुच्छ संबंध क्या होता है? तुच्छ संबंध मेरे बच्चे वो होता है जो आप जानते हैं एम्प्टी सेट, आप सब अच्छे से जानते हैं कि हम लोग कभी कभी रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को ही हम लोग तुच्छ संबंध कहते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा स्क्रीन पर, बढ़िया है, देखिएगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। हमें ये सिद्ध करना है बेटा कि एकेकी तो है। देखिए कैसे करके सिद्ध करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है एकेकी, तो प्रॉपर हेडिंग डाल के किया करें ऐसे करके। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भाई एकेकी, क्या डालेंगे? तो आप कहेंगे एकेकी। एकेकी में क्या करते हैं? कुछ खास नहीं है, अपनी तरफ से बेटा मान लेते हैं 2 अवयव। मान लेते हैं बेटा कि माना हमारे पास x1 और x2 2 अवयव में बिलोंग कहाँ से करते हैं? जो यहाँ पर डोमेन दिया होता है, तो लिखेंगे n, और n कौन सा वाला है? तो आप कहेंगे सर डोमेन वाला, तो ब्रैकेट में आप डोमेन लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर क्या करते हैं? यदि करके बेटा f(x1) बराबर किसके लेते हैं? तो आप कहेंगे f(x2) के लेते हैं। देखिए fx बराबर 2x है, तो f(x1) बराबर किसके हो जाएगा? 2x1, या इम्प्लाइज दैट लगाते हैं। और f(x2) बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2x2 हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ से अपने पास इस वाले 2 से बेटा ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये इम्प्लाइज दैट अपने पास कितना आ जाएगा, x1 बराबर x2। अगर हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चले हैं और x1 बराबर x2 आ रहा है, तो इसका केवल एक ही मतलब होता है बेटा कि f जो है वो एकेकी है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं बेटा f एकेकी है। क्या लिख देंगे, इसीलिए कह सकते हैं बेटा f कैसा है, एकेकी है। पहली बात तो ये होगी, f बेटा एकेकी है। अब बात ये आती कि आच्छादक कैसे चेक करते हैं, समझिएगा। आच्छादक, जब यहां से आच्छादक को इंग्लिश में ऑन टू कहते हैं बेटा, एकेकी को वन वन, आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से। इसमें क्या करते हैं, अपनी तरफ से बेटा मान लेते हैं, माना बाई बिलोंग कर रहा है कहां से, एन। ये वाला एन कौन सा वाला एन है, तो आप कहेंगे सर ये वाला एन है, यानी कि कोडोमेन वाला। और अगर ये कोडोमेन वाला है तो ब्रैकेट में लिख के बताएंगे ऐसे करके बेटा कि ये कोडोमेन से है। कहां से, तो आप कहेंगे कोडोमेन। आप हिंदी में सहप्रांत भी इसे लिख सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यदि करके बेटा बाई बराबर एफ एक्स के लेते हैं, यदि करके बाई बराबर किसके ले लेते हैं, एफ एक्स के। और फिर एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू लगा देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू 2x है, और एफ एक्स की जगह एफ एक्स की बेटा वैल्यू लगाने के बाद में एक्स का मान बाई के पदों में निकालते हैं। तो बाई बराबर इसकी वैल्यू 2x है। आप 2x को बेटा इस साइड में लिख लो और बाई को इस साइड में। जब यहाँ से x हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा बाई बटे कितना, 2। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर हम लोग रेंज निकालेंगे। रेंज कैसे निकाली जाती है, मेन बात ये देखिए, हमें बाई की केवल वो वैल्यू लेना है जिसके लिए x परिभाषित हो। x कब परिभाषित होगा, यानी कि बाई के स्थान पर कौन कौन सी वैल्यू रखें, जिससे कि x का मान एक प्राकृत संख्या है। क्योंकि हमें पता अच्छे से ये बात कि यहाँ पर जो मैपिंग दे रखी है, यहाँ से x आता है और यहाँ से बेटा y आता है, तो x भी एक प्राकृत संख्या है n का मतलब, और y भी एक प्राकृत संख्या है। तो y की वैल्यू कौन कौन सी रख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बाई की वैल्यू यहाँ पर केवल और केवल सम संख्याएं रख सकते हैं, यानी कि 2 4 6 8 10, क्योंकि तभी वो 2 से कटेगी, तभी हमारे पास पूर्णांक मिलेगा। क्योंकि प्राकृत संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है। अगर मैंने यहाँ कोई विषम संख्या रख दी बाई के स्थान पर, तो 2 से काटने पर पॉइंट में आएगा, जो कि पॉइंट वाली संख्या बेटा एक हमारे पास प्राकृत संख्या नहीं होती। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ से एक बात तो कंफर्म पता चल गई बेटा, बाई जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, बाई जो बिलोंग करेगा बेटा 2 आ सकता है उसमें, है ना। बाई की वैल्यू 4 आ सकती है, 6 आ सकती है, 8 आ सकती है, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। और जहां से बाई बिलोंग करता है बेटा, जहां से बाई बिलोंग करता है वही तो हमारे पास क्या होता है, परिसर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं परिसर, परिसर, परिसर कह दें या हम रेंज कह दें, बात एक ही होती है। रेंज कितनी आ गई अपने पास, तो आप कहेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। और हमारे पास कोडोमेन क्या है, तो आप कहेंगे सर जो कोडोमेन है यानी कि सहप्रांत, क्या है, सहप्रांत। सहप्रांत हमें दे रखा है जिसे हम लोग कोडोमेन बोलते हैं बेटा। सहप्रांत जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे कोडोमेन। ये एक नेचुरल नंबर दे रखा। अब ये बताइए क्या ये परिसर क्या इस सहप्रांत के बराबर है, तो आप कहेंगे बराबर नहीं है, क्योंकि सर ये तो 2 4 6 8 इस तरीके से, इसमें तो नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 सब होते हैं। तो अगर हमारे पास बेटा परिसर अगर सहप्रांत के बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक कोई फलन तभी होता है जब रेंज और कोडोमेन, या मैं कह दूं परिसर और सहप्रांत बराबर होते हैं। तो यहाँ से एक बात मैंने देख ली बेटा कि जो परिसर है हमारे पास, जो हमारे पास परिसर है वो बराबर नहीं है किसके, सहप्रांत के। किसके बराबर नहीं बेटा, सहप्रांत के बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं एफ आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। और हमसे प्रश्न में यही तो सिद्ध करा रहा था कि एफ एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। देखिए एकेकी तो आया है ये, लेकिन आच्छादक नहीं आया। तो लास्ट में अपना आंसर ऐसे लिख देंगे भाई। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि एफ एकेकी है, एफ एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, किंतु आच्छादक नहीं है, किंतु बेटा आच्छादक नहीं है। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे,
तो आप कहेंगे सर प्रूव्ड लिख दीजिए। बताइए, क्लियर है? देखिए, अगर आपके लिए ये लेक्चर्स हेल्पफुल हैं और आप सारे प्रैक्टिस सेट बारी बारी से चाह रहे हैं कि वीडियो सॉल्यूशन उसके मिल जाए विद एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है ना, जिससे कि मैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले सारे प्रैक्टिस सेट 2019 से 23 तक एक एक क्वेश्चन लगवाऊंगा, वो चाहे सिलेबस में हो या ना हो, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन मैं ये साथ ही साथ में बताता जाऊंगा कि ये सिलेबस में आपके है या नहीं है, ठीक है। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है ना, वो ये कह रहा है निम्नलिखित में से समाकलन इतने का सही मान है। देखिएगा, यहां से आप क्या करेंगे, हमें निकालना है कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप अच्छे से जानते हैं कि सर कॉज स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स अगर कहीं पर आ जाए तो हम उसका डायरेक्ट तो समाकलन जानते नहीं, कॉस 2x से करते हैं। कैसे करके, हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, चूंकि कि कॉस 2x बराबर सूत्र होता है 2 कॉज स्क्वायर, जितना कोण उसका आधा माइनस एक। माइनस एक को इधर उठा लाओ, जब माइनस एक को इधर लाएंगे तो बेटा आ जाएगा प्लस का एक, और प्लस का अपने पास कॉस 2x तो चल रहा है बराबर में 2 कॉज स्क्वायर एक्स। दो को जब इधर लेके आएंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस बेटा कॉस 2x हो जाएगा, और बराबर में कॉज स्क्वायर एक्स, मतलब कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये आ गई, उठा के यहाँ लगा दीजिए। जब यहाँ पर लगाएंगे अपने तो 1/2, और ये अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे 1 प्लस कॉस 2x है, ठीक है, और ये dx। तो ये बराबर में अपने पास 1/2 कांस्टेंट, इसे बाहर निकालो, यहाँ अपने पास 1 प्लस cos 2x और ये dx। मैं आपको एक सलाह दूंगा छोटी सी बेटा, कि सबसे पहले समाकलन के चिन्ह भी अलग अलग कर लिया करो। जैसे अलग अलग करेंगे तो 1/2 की भी अंदर गुणा होती जाएगी। जैसे 1/2 और ये 1 dx और 1/2 और ये अपने पास कितना, तो आप कहेंगे cos 2x dx। आप सब जानते हैं बेटा कि एक का x के सापेक्ष में जो समाकलन होता है बेटा वो x होता है, और ये हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे सर 1/2, और cos 2x का आप जानते हैं बहुत अच्छे से बेटा, इसका जो समाकलन होता है वो sin 2x। लेकिन x के आगे अगर 2 है, x के आगे कोई संख्या होती है तो बेटा उससे हमें भाग करना पड़ता है, प्लस सी यानी कांस्टेंट, क्योंकि निश्चित समाकलन नहीं है तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट होगा ही होगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, x की जब 1 से गुणा करेंगे तो x एकम x बटे में 2, और प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, तो 1/4, और ये sin 2x और प्लस का अपने पास c। तो देख लो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, x/2, 1/4, sin 2x प्लस c आया आंसर। तो ये अपने पास हो जाएगा ऑप्शन बेटा फर्स्ट मैच कर जाएगा। कौन सा मैच कर जाएगा, फर्स्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए कह सकते हैं बेटा विकल्प, इसीलिए कह सकते हैं विकल्प हमारे पास फर्स्ट सही है। विकल्प कौन सा सही है, तो आप कहेंगे फर्स्ट सही, और ये आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से बेटा हमें क्वेश्चंस को करना है। देखिए टाइम का भी विशेष ध्यान देना है, मैं प्रॉपर उसी तरीके से कराऊंगा आपको जो बोर्ड एग्जाम में किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि दो सदिश हमें दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण 1 और 2। देखिए परिमाण का मतलब आप जानती हैं ना, मैग्नीट्यूड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मतलब एक प्रकार से दूरी होती है। यानी ए वेक्टर का परिमाण बेटा होता है ए वेक्टर का मापांक जो कि 1 दे रखा है, और बी वेक्टर का परिमाण होता है बी वेक्टर का मापांक जो कि 2 दे रखा है। और हमसे कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1 दे रखा है, जबकि हमें दे रखा है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1। तो कह रहा है इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आप मान भी सकते हैं कि माना इन सदिशों के बीच का कोण थीटा है, तब लगा सकते हो सूत्र, वरना डायरेक्ट लगा दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से चल जाएगा। कैसे करेंगे देखिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हम जानते हैं ए मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा होता है, थीटा दोनों के बीच का कोण बराबर 1। और यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू बेटा 2 दे रखी है, उठाकर यहाँ लगा दो। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, और ये कॉस थीटा
बराबर है। तो 2 एकम बेटा हो जाएगा 2 और ये साथ में कॉस थीटा बराबर 1। जब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो 2 को इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड में अपने पास कॉस थीटा, इस साइड में कॉज है, तो ये देखिए 1/2 कॉज कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर कॉस 60 की वैल्यू होती है। 60 को रेडियन में हम पाई/3 लिखते हैं। जब तुलना करेंगे तो दोनों तरफ कॉस से कॉज बेटा हट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो थीटा बराबर पाई/3 यानी कि 60 डिग्री, हम 60 डिग्री बोल सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो जाएगा आंसर। आप कहेंगे सर इसे जरा ढंग से बंद कर दीजिए। चलिए भाई ढंग से बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब तो ठीक से बंद हो गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल बात सही। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। सही तरीका इस क्वेश्चन को करने का यही था। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा स्क्रीन पर बेटा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है। देखिए आप बहुत अच्छे से एक बात तो जानते ही, क्या जानते हैं बात अच्छे से, कि अगर किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में, ध्यान रखिएगा बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर उसका कोण में एक अवकलन गुणांक आ जाए तो बेटा एक बहुपद नहीं होता है, और घात हमेशा बहुपद की ही निकलती है। तो अगर त्रिकोणमितीय फलन का कोण एक अवकलन गुणांक आ जाए तो हमेशा याद रखिए उसकी घात पॉसिबल नहीं होगी। कह रहा है अवकल समीकरण इतने की घात बताओ, तो हम लगा देंगे भैया परिभाषित नहीं है, इसकी घात परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखिए चाहे त्रिकोणमिति हो, इसका कोण कोई अवकलन गुणांक आ जाए बेटा, या हम कह दें इसकी घात में कोई अवकलन गुणांक आ जाए, हमेशा याद रखिएगा ई की घात में कोई अवकलन गुणांक आ जाए, तो इस स्थिति में उसकी जो घात होती है बेटा वो परिभाषित नहीं होती है। इस स्थिति में उसकी घात मेरे बच्चे परिभाषित नहीं होती, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा अपना स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये कह रहा हमसे कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए इसमें कह रहा सिद्ध करें कि इतने बराबर इतने। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वो पूछा भी जाता है। आप क्या करेंगे, आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड को ले लें चाहे राइट हैंड साइड को ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा ला रहा हूँ, इसे बाई मान लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे बेटा कि माना बाई बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसे समीकरण 1 मानिए, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो साइन इनवर्स को, जब साइन इनवर्स को इधर उठा के लाएंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर साइन बाई हो जाएगा, और बराबर में माइनस एक्स बचेगा, माइनस चिन्ह को इधर उठा लाइए तो माइनस का साइन बाई बराबर बेटा कितना एक्स हो जाएगा। आप अच्छे से एक बात जानते हैं, क्या बात है फिर सर बताइएगा। देखिएगा आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। यानी कि साइन के कोण का माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है, तो बाहर वाला माइनस चिन्ह अंदर भी जा सकता है, यानी कि माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये बन गया माइनस का साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर साइन माइनस थीटा, और थीटा की जगह बाई है, बराबर में एक्स। साइन को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का बाई, साइन को इधर लाएंगे तो बेटा ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और ये एक्स तो अपने पास चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, बाई बराबर माइनस को इधर ले आओ उठा के, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और बाई की वैल्यू उठा के समीकरण 1 से बाई की जगह लगा दो, तो बाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स, कितनी है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, और बराबर में कितना चल रहा है ये, तो आप कहेंगे ये माइनस का सर साइन इनवर्स एक्स, और ये मान लगाया कहाँ से, तो आपका जवाब होगा कि सर ये मान लगाया हमने समीकरण 1 से। कहाँ से लगाया, तो आप कहेंगे समीकरण 1 से, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो बढ़िया तरीके से बेटा इस तरीके से हम लोग बॉक्स में बंद करेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये बात हमें सिद्ध करनी थी। बढ़िया तरीका, देखिए यहाँ पर जितने भी चीज़ें मिलेंगी आपको एकदम सॉलिड मिलेंगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब बेटा जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए इस क्वेश्चन पे मैं बेटा 2024 लगा सकता हूँ, इस क्वेश्चन पे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों क्या लगा सकता हूँ, 2024 लगा सकता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को पता है कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि सिद्ध कीजिए कि f(1) बराबर f(2) के दे रखा है, और इनकी वैल्यू 1 दे रखी है। जो चीज़ें हमसे दे रखी हैं उन्हें तो हम लिख ही लेंगे,
सबसे पहले हमें दे रखा है एफ ऑफ 1 बराबर दे रखा है एफ ऑफ 2 के, और इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। और इन्होंने एक बात और कह रखी भाई, जब भी x बड़ा है 2 के लिए, कह रहा है इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन भी दे रखा है। हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 दे रखा है, और इसमें जो x दिख रहा है वो बड़ा है कितने से, 2 से, ये भी कह रखा है। कह रहा है जबकि इसकी मैपिंग हमें कितनी दे रखी है, तो मैपिंग हमें दे रखी है जिसे हम प्रति चित्रण कहते हैं, नेचुरल टू नेचुरल। इसका मतलब है जो डोमेन है वो भी एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और जो कोडोमेन यानी कि सहप्रांत है बेटा, वो भी एक प्राकृत संख्या। इनमें कह रहा कि ये सिद्ध करना है कि आच्छादक तो है परंतु बेटा एक एक ही नहीं है। तो चेक करिए भाई, देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक एक ही। क्या डालेंगे, तो आप कहेंगे सर एक एक ही। जैसे इंग्लिश में 1 1 फंक्शन कहते हैं बेटा, हम खाली 1 1 डालेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती है तो सीधे उसी से काम कर देते हैं, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे इन्होंने एक बात कह रखी है कि यहाँ पर 1 और 2 दोनों की दोनों हमारे पास यहाँ से प्रांत से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे करके लिख दीजिए खाली आप यहाँ पर, क्योंकि एक बात कन्फर्म हो गई कि हमारे पास 1 और 2 है, वो दोनों की दोनों बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, एन से। एन क्या है, तो आप कहेंगे सर ये डोमेन है, मतलब प्रांत है। आप डोमेन लिखिए, प्रांत लिखिए। और हमें ये भी कंफर्म पता है कि हमारे पास बेटा जो F1 है वो बराबर है F2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न ने दे रखा है, देखिए F1 बराबर, दोनों की वैल्यू 1 दे रखी है। ये F1 बराबर F2 के तो है, इम्प्लाइज दैट, लेकिन ये अंदर वाली वैल्यू बेटा आपस में बराबर नहीं है। हम जबकि देखना है एक बराबर नहीं है किसके, 2 के। और फंक्शन अगर बराबर है तो इनके अंदर की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम कह देंगे वो एक एक ही है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि f एक एक ही नहीं है, f एक एक ही नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं f एक एक ही नहीं है। आप कहेंगे ठीक है सर, अगर f एक है कि नहीं ये तो सिद्ध करना था। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है ये सिद्ध करना है जबकि f आच्छादक। देखिए जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हो और आपको ये सिद्ध करा है कि f आच्छादक है, तो आप डोमेन और रेंज वाले से मत करिए, खाली उसमें आप दिमाग लगाएंगे। आप इस वाले मेथड को अपनाया करिए, इसमें अपने आप आंसर आ जाता है, हमें आच्छादक ही आता है, उसमें निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन ये मेथड आप तभी लगाना जब सिद्ध करवाए कि f आच्छादक है, क्योंकि इस मेथड से बेटा हमेशा ही आच्छादक आता है फंक्शन, आप समझ रहे हैं। तो ये बढ़िया मेथड है। तो सबसे अब इसमें हेडिंग डालेंगे आच्छादक। क्या डालेंगे बेटा, आच्छादक। जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर ऑन टू बोलते हैं। अगर इंग्लिश में आपको आ रहा है तो इंग्लिश भी लिखिए, ठीक है ना। दोनों लैंग्वेज में हेडिंग डाला करें, इसका इंप्रेशन ही अलग होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा मान लेते हैं क्या चीज, यहाँ पर मान लेंगे कि माना अपने पास बाई जो वो बिलोंग कर रहा है एन से। एन क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एन जो वो कोडोमेन है। एन कोडोमेन यानी कौन सा वाला एन है सर, ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है ना, कोडोमेन। और ये होता है डोमेन वाला यानी कि प्रांत वाला, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके बाद में हम बाई का मान, मतलब एक्स का मान बाई के पदों में निकालते हैं, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। क्या, यदि करके लिखेंगे, यदि आप जानते हैं कि बाई बराबर एफ एक्स ही होता है, और एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे, कितनी हमें दे रखी है, एक्स माइनस 1 दे रखी है। -1 को इधर लाओ तो बाई प्लस 1 हो जाएगा बराबर एक्स। मतलब यहां से बेटा एक्स का मान क्या आ गया निकल के, तो आप कहेंगे सर बाई प्लस 1। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, दोबारा से बेटा फंक्शन पूरा उतारते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स माइनस 1, और जो एक्स का मान ये बाई प्लस 1 रखा है, निकाल के रखा है आपने, इसे उठाकर इसमें एक्स की जगह लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर बाई प्लस 1 रखने पर, और जैसे ही एक्स के स्थान पर बाई प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ बाई प्लस 1 बराबर एक्स के स्थान पर बाई प्लस 1 माइनस 1। आप जानते हैं अच्छे से कि बेटा -1 से प्लस का 1 तो कट जाएगा, तो ये आ गया बाई। अगर एक्स के स्थान पर बाई प्लस 1 रखने पर अगर वापस हमें ये बाई मिल जाता है, तो इसका केवल यही मतलब होता है कि एफ जो है वो आच्छादक भी है। इसका मतलब होता है एफ आच्छादक है, इसीलिए हम कह सकते हैं बेटा एफ आच्छादक है। तो दोनों ही मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आच्छादक के एक पहले क्वेश्चन में कराया कि इससे आच्छादक है। अब हमें प्रश्न में ये सिद्ध करना था बेटा कि f जो है ना, f आच्छादक तो है परंतु एक एक ही नहीं है, और यही बात आ गया। देखो f एक एक ही नहीं है
और हमारे पास जबकि आच्छादक आया। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो लास्ट में फाइनल आंसर में आप ऐसे करके लिख देंगे, इसीलिए अतः करके लिख सकते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं बेटा एफ एकेकी, एफ आच्छादक है, ऐसे करके एफ आच्छादक है, एफ आच्छादक, एफ क्या है बेटा आच्छादक है परंतु, लैंग्वेज हमेशा पर्सन की उठाते हैं, परंतु एकेकी नहीं है, परंतु एकेकी नहीं है। और ये बात हमें प्रूफ करनी थी, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, आप कहेंगे सर प्रूव्ड लिख देंगे, आप कहेंगे प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, परफेक्ट तरीका बेटा यही है क्वेश्चन को करने का। आच्छादक के दोनों ही मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिए, एक पहले वाले में एक इसमें। तो ये सही तरीका इस क्वेश्चन का करने का है। वैसे आपको थोड़ा सा सताएगा, लेकिन आपको सताने नहीं देंगे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। इसमें हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में, बेटा ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आराम से कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। देखिए सीधी सी बात है, इसमें हमने दो पार्ट दे रखे हैं प्रश्न ने। देखिए इसमें देखने से पता चल रहा है हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है ना, और लोएस्ट कितनी बार है, 1 बार। तो आप क्या करेंगे, ये जो y बराबर x दे रखा है इसका एक बार अपकलन करके dy ओवर dx निकाल लेंगे, दोबारा अपकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, और वो वैल्यू रखेंगे पहले इसमें। अगर इसमें रखने पर वो x के बराबर आ गया, दोनों साइड बराबर आ रही हैं, तो इसका होगा हल। और अगर इसमें दोनों साइड बराबर आ रही है तो इसका होगा, दोनों में नहीं आएगा, किसी एक में होगा। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल है। विशिष्ट हल जिसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। विशिष्ट हल का मतलब उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, या मैं कह दूं सी नहीं होता है, जो कांस्टेंट अपने जोड़ते हैं वो नहीं होता है, ठीक है। तो उसे कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है हमारे लिए y बराबर x, आप इसका x के सापेक्ष में अवकलन करिए। क्या करेंगे बेटा, x के सापेक्ष, या लिखते हैं प्रॉपर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लेकिन इससे पहले बेटा आप इसे क्या कर लेना, समीकरण 1 मान लेना, जरूरत पड़ेगी। जब अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा भाई dy ओवर dx, और x का x के सापेक्ष में 1, इसे आप क्या करेंगे, समीकरण 2 मानिए। जरूरत पड़े एक बार फिर से करेंगे, तो एक बार कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब बेटा दोबारा x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx का दोबारा करेंगे, ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर dx स्क्वायर, और एक बेटा कांस्टेंट है इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास आ गया समीकरण कितना, 3। अब आप पहले पार्ट को ले लीजिए। अब आप किसे ले लेंगे, पहले पार्ट को हम यहां से लेते हैं। देखिए पहला पार्ट अपने पास क्या है, ये दे रखा है, इसकी हम इस साइड को ले ले रहे हैं, इस वाली साइड को, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है अपने पास, तो आप कहेंगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास कितना है, इनटू में डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस का एक्स वाई। ये ले लो, पहले पार्ट को सॉल्व करना है, और इससे सॉल्व करके क्या आना चाहिए, x आ गया तो इसका हल होगा, वरना इसका नहीं होगा। करिए, इन सब की वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए बेटा। जब इन सब की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली कितनी, तो आप कहेंगे सर 0 है, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लगा देंगे, और प्लस x इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू x दे रखी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x लगा देंगे। ये मान लगाए कहाँ से, तो आपका जवाब होगा कि सर समीकरण 1 2 बा 3 से, 1 2 बा 3 से हमने ये मान लगा दिए, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 माइनस एक्स स्क्वायर, एक कम एक्स स्क्वायर, और x की x से गुणा करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये देखिए कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा बेटा, प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 0 आ गया। देखिए आया 0 है,
जबकि हमारे पास आना क्या चाहिए, तो आप कहेंगे आना चाहिए x, तो इसका तो नहीं है, लेकिन सेम जो स्टेप बेटा ये है, जो स्टेप ये है वही स्टेप बेटा सेम ही है। इसके बराबर में 0 दिया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग पहला पार्ट अगर ना डालें बेटा, पहला पार्ट ना डालें, चूंकि करके इसका मान निकालें, तो अब ये मान किसका आया, तो आप कहेंगे इसका मान निकल के 0 आया है। 0 केवल इस दूसरे पार्ट में दे रखा है, पहले पार्ट में तो x दे रखा है, x तो आया नहीं, 0 आया है। तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि दिया गया विशिष्ट हल जो है वो अवकल समीकरण का हल है। किसका है, इस सेकंड पार्ट में जो अवकल समीकरण दे रखी इसका हल है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे इसीलिए, सीधे से शब्दों में कह दो, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया हल हल दिया गया हल कौन सी अवकल समीकरण का, तो आप कहेंगे अवकल समीकरण, दिया गया हल अवकल समीकरण कितने का है, तो आप कहेंगे सर अवकल समीकरण हमारे पास दे रखी है d² माइनस x² इंटू dy/dx और प्लस का xy बराबर 0 का है ऐसे लिख दीजिए, और ये आंसर हो जाएगा। अलग अलग दो बार आपको निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो सही तरीका बेटा यही है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सारे नोट्स अगर आपको पाना है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है TR मैथ्स पॉइंट, आप उसे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, और सारे नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये। ठीक है ना, आपको टाइम कम है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, नोट्स बने बनाए आपको मिल जाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें बेटा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दर्शाइए कि फलन f ऑफ x बराबर इतने x बराबर 0 पर सतत नहीं है। देखिए, कोई फलन सतत कब होता है, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर अगर राइट हैंड लिमिट के हो और बराबर फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ 0 के बराबर हो, तब तो फलन सतत होता है। और इन तीनों में से बेटा कोई एक चीज भी अगर बराबर नहीं आई है, तो इसका मतलब फलन कैसा हो जाएगा, असतत। तो सबसे पहले जो फंक्शन हमें दे रखा है वो लिखिए। देखिए, हमें दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू, ये दे रखा है बेटा x² प्लस का 3x और प्लस का 3 और 1। लेकिन ये फंक्शन तब लेना है जब x बराबर नहीं है 0 के। देखिए यार, कोई चीज 0 के बराबर नहीं है तो या तो वो 0 से कम होगी या 0 से ज्यादा होगी, यानी 0 से कम के लिए भी यही कंडीशन है और ज्यादा के लिए भी यही भी है, 0 के बराबर के लिए नहीं है। 0 के बराबर के लिए कौन सी कंडीशन है, x बराबर 0, यानी 0 के बराबर के लिए हम 1 लेंगे फंक्शन। ठीक है, किस पॉइंट पर हमसे कह रहा है चेक करने को, तो यहाँ हेडिंग डालते हैं प्रॉपर बेटा, x बराबर कितने पर, तो आप कहेंगे सर x बराबर 0 पर। इसको चलाते हुए बहुत टाइम हो गया, चलिए इस कलर को ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर करना है x बराबर 0 पर चेक, लेकिन कौन से वाले 0 पर, अब सवाल ये उठता है, तो बेटा इस वाले 0 पर जहां बराबर का चिन्ह होता है वहां पर। अब बहुत बच्चों के मन में डाउट आता है सर बराबर का, यहाँ भी अरे साफ साफ भाई मना कर रहा है, ये बराबर नहीं का चिन्ह है, नॉट इक्वल कह रहा है, तो इस वाले बराबर पर कर रहे हैं चेक, तो इसके सामने वाला ही फंक्शन लेंगे। तो जो हमारे पास फंक्शन लेना होगा f ऑफ x, वो बराबर 1 लेना होगा। अब जिस पर हम ये चेक करते हैं बेटा, इसे उठाकर रख देते हैं। ठीक है ना, रख दीजिए, क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर जैसे ही हम यहाँ पर बेटा 0 रखेंगे, तो समझिएगा अपनी बात, तो ये f ऑफ x, x की जगह 0 बराबर है, तो इस तरीके से फंक्शन की वैल्यू आगे ऐसे निकलती है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, तो आप कहेंगे सर लिमिट दिया हुआ मान, और दिया हुआ मान वो होता है जिस पर चेक करते हैं, चेक किस पर कर रहे हैं, 0 पर, तो x टेंस टू 0, और इसमें 0 अपनी तरफ से माइनस कर देते हैं। इसका ये मतलब होता है बेटा, यहाँ पर वो फंक्शन लेंगे जिसमें x का मान 0 से कम हो, अगर माइनस है तो कम पड़ेंगे, और 0 से कम या ज्यादा के लिए कौन सी कंडीशन है, तो आप कहेंगे सर ऊपर वाली है, तो फंक्शन इसी के सामने वाला लिया जाएगा, ये वाला। तो फंक्शन ले लेंगे बेटा x² प्लस का 3x और प्लस 3। लिमिट हमें चेंज करनी पड़ती है, लिमिट हमें चेंज करनी पड़ती, कैसे करके चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिए, साइड में पहुंचेंगे, ये जो चीज लिखी है यहाँ से पता चलता है, तो ये x टेंस टू 0 माइनस, ये x टेंस टू 0 माइनस है, बाद वाले 0 के स्थान पर अपनी तरफ से बेटा h रख देते हैं। x की जगह वैल्यू उठाकर ये वाली वैल्यू लगा दी जाती है, तो यहाँ लगा दो 0 माइनस 0 टेंस टू 0 माइनस h, 0 से 0 कट जाएगा, तो h टेंस टू 0 आ जाएगा। लगाइए यहाँ पर, जैसे ही लगाएंगे बेटा लिमिट
h टेंस टू 0 और ये अपने पास हो जाएगा x। x की जगह x की वैल्यू लगा देते हैं। कौन सी? ये वाली वैल्यू लगाते हैं। x की जगह यहाँ लगाएंगे 0 माइनस h इसका होल स्क्वायर 3 और x की जगह x की वैल्यू लगा दो 0 माइनस h और प्लस का 3 और ये ब्रेकेट क्लोज। ठीक है ना? आप कहेंगे ठीक, अब लिमिट लगा दो। लिमिट लगाएंगे मतलब h की जगह 0 लगाना है ये, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ 0 लगाएंगे बेटा तो ये आ जाएगा 0 होल स्क्वायर प्लस का 3, 0 माइनस h, h की जगह 0 प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये 0 में से 0 हटाओ 0, 0 का वर्ग 0 और ये 0 में से 0 हटाओ 0, 0 की 3 से गुणा 0 और प्लस 3 और 3 में 0 कितनी भी बार जोड़ो कितनी भी बार घटाओ बेटा आता 0 ही है। तो इस सॉरी 3 आता है। कितना? 3 आता है। ठीक है ना? तो इनमें कितनी भी बार 0 जोड़ो घटाओ 3 ही आएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे करके निकलती है। अब हमें कौन सी लिमिट निकालनी है? तो आप कहेंगे सर अब हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट। चूंकि राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू दिया हुआ मान, जिस पर चेक करते हैं वो दिया हुआ मान होता है। और राइट हैंड लिमिट के लिए अपनी तरफ से 0 इसमें बेटा जोड़ देते हैं। इस तरीके से बेटा जोड़ देते हैं। ठीक है? यहाँ पर वो फंक्शन लेंगे बेटा जिसमें x का मान 0 से अधिक, प्लस लगाया तो अधिक, और 0 से अधिक का मतलब आप समझे नहीं समझे भाई? ये इसका मतलब है भैया 0 से कम हो ज्यादा के लिए ये कंडीशन है। तो इसी के सामने वाला फंक्शन लेंगे ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का कितना 3। लेकिन लिमिट चेंज करना कंपलसरी होता है। हम साइड में पहुंचते हैं x टेंस टू 0 प्लस बाद वाले 0 के स्थान पर h लगा देते हैं। x की जगह x की बेटा यही वैल्यू लगा देते हैं। लगाइए यहाँ पर तो 0 प्लस 0 टेंस टू 0 प्लस h और 0 से 0 कट जाएगा तो h टेंस टू बेटा 0 आ जाएगा यहाँ से। अब ये मान उठा के यहाँ लगा दीजिए, बस बात खत्म है। तो लिमिट यहाँ चेंज हो जाती है h टेंस टू 0 और यहाँ पर x की जगह x की बेटा ये वैल्यू लगा देते हैं। लगाइए तो ये आ जाएगा 0 प्लस h इसका होल स्क्वायर प्लस 3x, x की जगह 0 प्लस h और प्लस का 3 अपने पास चल रहा है। जब लिमिट लगाएंगे h की जगह 0 लगा दो जहां जहां h आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर 3 और ये 0 प्लस 0 और प्लस 3, 0 प्लस 0 इसका वर्क करोगे 0 और 3 की 0 से गुणा 0 प्लस 3, 3 में 0 जोड़ो या घटाओ 3 ही आता है। अब एक बात ये बताइए मुझे, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू तो एक आई है और जबकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर आई, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं अपना आंसर। क्योंकि यहाँ से एक बात देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर बेटा राइट हैंड लिमिट की है, अच्छी बात है ना? राइट हैंड लिमिट, लेकिन ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है फंक्शन की वैल्यू के एफ ऑफ 0 के। और जब तीनों ये बराबर होती है तभी हम कह सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास सतत है, अन्यथा नहीं है। तो हम सीधे से शब्दों में कह देंगे, इसीलिए कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन f सतत नहीं है। फलन f बेटा सतत नहीं है, f सतत नहीं है। और ये सिद्ध करवा रहा था, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे प्रूफ। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा बेटा स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। कह रहा है हमें पी ए बराबर दे रहा है। पी ए का मतलब है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। घटना ए के घटित होने की प्रायिकता बेटा 1/2 दे रखी है, जबकि घटना बी के घटित होने की प्रायिकता बेटा 0 दे रखी है। तो हमसे पूछा गया है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी पहले ही से घटित हो चुका है, यानी सब प्रतिबंध प्रायिकता पूछी गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है। आप अच्छे से जानते हैं, इनका फॉर्मूला निकालना जानते हैं आप बहुत अच्छे से। देखिए आपसे पूछा गया है पी ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी पहले ही से घटित हो चुका है। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में जो चीज होती है उसकी प्रायिकता भी बेटा बटे में ही आती है। तो बटे में आ जाएगा पी ऑफ बी। ठीक है? सबकी वैल्यू लगाइए। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ऐसे ही रहने दो। और पी ऑफ बी इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? तो आप कहेंगे सर ये 0 है, 0। और आप अच्छे से जानते हैं किसी भी संख्या के बटे में 0 होता है, मतलब वो मान परिभाषित नहीं होता है। यहाँ में लिख देंगे परिभाषित नहीं, यहाँ लिखेंगे बेटा परिभाषित
नहीं, आप परिभाषित नहीं लिख सकते हैं या अपरिभाषित लिख देते हैं, वो आपका मन है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आप कहेंगे इस तरीके से इसका ऑप्शन बेटा थर्ड मैच कर जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा मैच कर जाएगा? आप कहेंगे सर थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो लास्ट में हम लोग ऐसे करके लिख के दिखा देंगे, इसीलिए विकल्प कौन सा सही है? तो आप कहेंगे सर विकल्प थर्ड सही है, थर्ड सही है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आई होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन इजी है, आराम से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एफ सच दैट रियल टू रियल, यानी कि इसका ये मतलब होता है बेटा कि जो एक्स के मान होना चाहिए वो भी एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए और वाई के जो मान होनी चाहिए वो भी एक वास्तविक संख्या। मतलब डोमेन भी हमारे पास बेटा एक वास्तविक संख्या है और कोडोमेन यानी कि सह प्रांत भी एक वास्तविक संख्या है। इसका ये मतलब है। जबकि कह रहा है एक जी फंक्शन और है, उसकी भी मैपिंग बेटा रियल टू रियल ही है, वास्तविक से वास्तविक। जबकि एक फंक्शन हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इतना। चलिए लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में सॉल्व करते हैं इसे, है ना। देखिए हमारे पास एफ सच दैट रियल टू रियल, डबल लाइन अगर है मतलब ये रियल नंबर है, सिंगल लाइन वाला आर है मतलब वो, देखिए डार्क अगर थोड़ा सा बोल्ड हो या कह दो डार्क हो आर मतलब रियल नंबर वाला है, सिंपल आर है मतलब वो रिलेशन वाला आर है, ध्यान रखिए। या मैं कह दूं डबल लाइन वाला आर, देखिए कहीं पर आपको मतलब वो रियल नंबर वाला आर है। ठीक है, और एक फंक्शन हमें बेटा और दे रखा है जी, सच दैट इसकी भी मैपिंग रियल टू रियल है। ठीक है, जबकि एक फंक्शन भी हमें दे रखा है यहाँ से, क्योंकि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है कॉज एक्स, और जबकि जी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3x²। इन्होंने कहा यहाँ पर भी जो x है इसका मतलब होता है बेटा फॉर ऑल बोल दो इसे, फॉर एवरी बोल दो, समझ रहे हैं, या सभी के लिए बोल दो। हिंदी में बात एक ही है, सभी वास्तविक संख्याएं इसमें x दिख रही हैं। द्वारा परिभाषित है, तो एक तो हमें गॉफ निकालना है, गॉफ हम लोग शॉर्ट बोल देते हैं, सही बात तो ये है जी ऑफ एफ बोला जाता है, जी ऑफ एफ निकालना है और बेटा हमें एफ ऑफ जी निकालना है, ये दोनों की दोनों वैल्यू निकालनी है। देखिए अब समस्या ये आती है, देखिए जी ऑफ एफ हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम इसके साथ में कोई एक चर ना लें, और चर एक्स लें, वाई लें, जेड लें, क्या लें। तो आप कहेंगे सर जिस फॉर्म में हमारे पास ये फंक्शन दे रखे हैं उसी फॉर्म में, यानी कि जिस चर में ये फंक्शन दे रखे हैं उसी चर को लेके साथ में चलते हैं और किसी को नहीं। ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर जब हम यहाँ से जी ऑफ एफ निकालेंगे तो इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना। कैसे निकाला जाता है देखिए, तो आप क्या करेंगे, जब भी ये ओ हटता है, ओ का मतलब ये ऑपरेशन होता है, जब भी ये ऑपरेशन हटता है तो या तो हम बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं या छोटी ब्रैकेट, लेकिन बड़ी ज्यादा अच्छी रहती है। और इसे ऐसे करके लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। देखिएगा ध्यान से, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, आप कहेंगे कॉज एक्स, उठा के यहाँ लगा दीजिए जी और कॉज एक्स। अब देखिए अब जी ऑफ कॉज एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप जी वाले फंक्शन के राइट हैंड साइड में एक्स की जगह खाली ये रख दो तो ये जी ऑफ कॉज एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जी वाला फंक्शन ये इधर नहीं रखेंगे, इधर यहाँ एक्स की जगह रखेंगे तो वापस वही मिल जाए, यहाँ पर रखते हैं राइट हैंड साइड में। जब ये मैं कॉज एक्स उठाकर यहाँ पर रखूंगा बेटा तो ये अपने पास हो जाएगा 3, और यहाँ एक्स की जगह मैं कितना रख दूंगा, ये कॉज एक्स रख दूंगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कॉज एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 3 कॉज एक्स का होल स्क्वायर होता है बेटा कॉज स्क्वायर एक्स। क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉज स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा किसका आंसर है, तो आप कहेंगे जी ऑफ एफ का मान है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब हमें किसका निकालना है, एफ ऑफ जी का निकालना है। एफ ऑफ जी का कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं इधर ही साइड में चलिए निकाल देता हूँ इस वाले कलर को लेके। ठीक है, अगर मैं यहाँ से किसका मान निकालूं, इसको मैं थोड़ा सा और खिसका देता हूं इधर, जिससे कि अपना पूरा क्वेश्चन इधर आ जाए। देखिए अब मुझे क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर अब हमें चाहिए एफ ऑफ जी चाहिए, क्या चाहिए, एफ ऑफ जी चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक चर लगा के चलते हैं एफ ऑफ जी, वो भी चर कौन सा, एक्स। कैसे लिख सकते हैं इसे, इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ की जगह बड़ी ब्रैकेट और ये जी ऑफ एक्स, यानी ओ की जगह बड़ी ब्रैकेट, वो का मतलब ऑपरेशन, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो आप कहेंगे सर 3x² यहाँ लगा दो एफ, ये आ जाएगा 3x²। अब f वाले फंक्शन में 3x² राइट हैंड साइड में x की जगह लगाई जाती है, तो राइट हैंड साइड ये इसमें x की जगह यहाँ पर आप ये 3x² लगाओ, जैसे ही लगाएंगे तो बाहर तो 3 है ही,
और x की जगह लगा देंगे 3x स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये 3 और 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है 9x की घात 4। जब इनकी गुणा करेंगे बेटा तो 9 चौक हो जाएगा, सॉरी 9 चौक नहीं बल्कि 9 तिया 27 और ये x की घात 4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सही तरीका है बेटा इस क्वेश्चन का करने का यही है। सारे बच्चे देखिए कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, कह रहा है यदि y बराबर इतना है मेरे पास, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतने। सबसे अच्छा तरीका है इसमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स, तो इन्हें निकाल लीजिए पहले, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, वैल्यू लगाना बराबर में जीरो सिद्ध कर देना। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें दे रखा है y बराबर 3 e की घात 2x और प्लस का 2 e की घात 3x। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसका अपकलन करिए, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब बेटा x के सापेक्ष में अवकलन करोगे तो y का तो हो जाएगा dy ओवर dx, 3 का होगा नहीं, e की घात 2x का बेटा e की घात 2x ही होता और x के आगे 2 है तो अवकलन में 2 से गुणा कर देते हैं, और 2 का होगा नहीं, e की घात 3x का अवकलन बेटा e की घात 3x और x के आगे 3 है तो अवकलन में 3 से गुणा कर देते हैं, जो x के आगे संख्या होती है उससे गुणा कर देते हैं, इसे या कह दीजिए चेन रूल होता है ये। तो यहाँ से dy ओवर dx आ जाएगा, 2 तिया कितना, तो आप कहेंगे 6 e की घात 2x और प्लस ये 3 दूनी कितना, तो आप कहेंगे ये भी 6 और e की घात 3x हो जाएगा। आप इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2। ठीक है, तो अब एक बार और अपकलन करिए इसका, क्योंकि एक बार और जरूरत है हमें, तो एक दोबारा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब बेटा दोबारा x के सापेक्ष में हम अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx का हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर dx स्क्वायर, 6 का होगा नहीं, e की घात 2x का e की घात 2x और x के आगे 2 है तो 2 से गुणा करिए, 6 e की घात 3x का बेटा e की घात 3x, x के आगे 3 है तो 3 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास डी स्क्वायर बाई ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 e की घात 2x प्लस और ये 6 तिया कितना हो जाएगा 18 e की घात 3x। आप क्या करेंगे, इसे आप समीकरण कितनी 3 मान लीजिए। अब इसकी क्या निकाल लीजिए, आइए करिए, एक लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और राइट हैंड साइड दिखा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अपने पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये अपने पास है डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, और प्लस का 6y है, प्लस का अपने पास कितना है 6y। सबकी वैल्यू लगाइए, सबसे पहले हम लगाएंगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली है, लगाइए यहाँ पर ब्रैकेट में लगाना 12 e की घात 2x प्लस का 18 e की घात 3x माइनस का 5 और ये डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, आप कहेंगे 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x, 6 e की पावर 2x प्लस का 6 e की पावर 3x और ये प्लस का 6 बाई की जगह बाई की वैल्यू लगा दो, बाई की वैल्यू 3 e की घात 2x प्लस का 2 e की घात 3x लगाइए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कितना 3 e की घात 2x और प्लस का 2 e की घात 3x। इस तरीके से ये स्टेप आ जाएगी। जब इसे आप खोलेंगे और ये वैल्यू कहाँ से लगाइए, समीकरण 1 2 बार 3 से, तो यहाँ पर आप लोग लिख देना, यहाँ जगह नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं आराम से। खोलेंगे ब्रैकेट तो 12 e की घात 2x प्लस का 18 e की घात 3x माइनस 5 की जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 5 छक हो जाएगा बेटा 30
e⁻² और माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 5 छक 30 और e⁻³ और प्लस जब हम 6 की 3 से गुणा करेंगे, 6 तियां 18 e⁻² और 6 दूनी हो जाएगा प्लस का 12 e⁻³ ठीक है। अब देखिए e⁻² वाले जोड़ लीजिए और e⁻³ वाले कैसे करके, यहाँ पर e⁻² 12 बार है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ e⁻² 18 बार है, तो 18 और 12 होता है 30 e⁻² और ये माइनस का है, देखिए e⁻² 30 है ना, तो ये माइनस का 30 e⁻² ऐसे ही 18 e⁻³ है और ये 12 e⁻³ है, तो 18 12 जोड़कर प्लस के हो जाएंगे 30 e⁻³ और ये माइनस का कितना है, माइनस का अपने पास है 30 e⁻³ और देखिए देखिए इस वाले से इस प्लस वाले से ये माइनस का कट जाएगा, इस प्लस वाले से ये माइनस का कट जाएगा, क्योंकि एक 30 e⁻² प्लस का एक माइनस का है, तो इस तरीके से यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 0। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, इसकी वैल्यू ही हमें क्या दिखानी थी, 0 दिखानी थी, तो ये बात हो गई प्रूव। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप इस मेथड से करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो सही तरीका बेटा इस क्वेश्चन को करने का यही था, ठीक है ना। यहाँ मेरे पास जगह कम थी तो आप लिख देना ये वैल्यू लगाई कहाँ से, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी जगह पड़ी हुई है तो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ जो वैल्यू लगाई है हमने वो समीकरण 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से आप समझ जाना कैसे लिखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पर, जो कि जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पे हम लोग 2024 लगा सकते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये वो क्वेश्चन है, इसकी वो क्वालिटी है बेटा कि हर साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बस लड़का की जगह लड़की कर देगा या लड़की की जगह लड़का कर देगा। अगर आपसे लड़का किया तो सीधी सी बात है भाई, वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा एनसीईआरटी का, और लड़की कह दिया तो वो आपका विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कह रहा है देखिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है यार 2 बच्चे हैं, चलिए ठीक है। कह रहे यदि ये ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का जरूर होगा, कह रहा है दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। देखिए पहले यार तो 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों में कह रहा है उनमें साफ साफ देख बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, तो भाई बच्चे लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो आप मान के चलिए कि लड़का को किससे व्यक्त कर रहे हैं और लड़की को किससे व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ मान लेंगे ऐसे करके हम लोग कि माना माना बेटा लड़का, लड़का कौन है, तो आप कहेंगे बॉय, बॉय का मतलब बी, लड़का बी तथा लड़की जी है, तथा लड़की कौन है, तो आप कहेंगे सर तथा लड़की जी है, ठीक है। और अगर लड़का बी लड़की जी है तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से चूंकि प्रतिदर्श समष्टि, क्या निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे, प्रतिदर्श समष्टि, जिसे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में से एस से व्यक्त करते हैं। देखिए लड़का और लड़की जन्म लेंगे तो इनकी टोटल संभावनाएं जन्म होने की क्या होंगी, तो आप कहेंगे सर पहले बॉय हो सकता है, फिर से बॉय हो सकता है बॉय हो फिर गर्ल आ जाए, हो सकता है पहले गर्ल हो फिर बॉय आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, गर्ल हो दोबारा भी गर्ल हो जाए। तो ये कुल मिला के इसकी 4 पॉसिबिलिटी होंगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कुल परिस्थितियां इनकी एनएस का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कुल परिस्थितियां यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो एनएस का मान अपने पास कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है बेटा, कैसे करके ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखी, यहाँ पर जो चीज दी हुई होती है वो हमेशा नीचे जाती है, वो घटना घटित हो चुकी होती है, जिसकी प्रायिकता निकालना होता है वो ऊपर जाती है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक को ए मान लेना, एक को बी, और मैं तो कहूंगा ए बी मत मानिए, ई और एफ मानिए। ई सच दैट पहली घटना, ए बी इसलिए मत मानिए क्योंकि बी हम लोग प्रश्न में बेटा मान चुके हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यहाँ तक पढ़ने से हमें प्रतिदर्श समष्टि मिल गई और कुछ नहीं मिला। कह रहा है यदि ये ज्ञात है, ये चीज ज्ञात है, मतलब ये वाली कंडीशन नीचे जाएगी, यदि ये ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, यानी कि पहली जो घटना है उसमें कह रहा है भैया कम से कम एक बच्चा लड़का हो, एक बच्चा क्या हो,
एक बच्चा लड़का हो, एक बच्चा क्या हो, लड़का हो, ठीक है ना, ये घटना दे रखी है और ये चीज हमें क्या है, ज्ञात है, कहना है ना ज्ञात हो, ब्रैकेट में लिखेंगे ज्ञात है, ब्रैकेट में लिखेंगे ज्ञात है, इसका मतलब ये होता है ये नीचे जाएगा। अब एक बात मुझे ये बताइए, कम से कम अगर एक बच्चा लड़का है तो ई के अंदर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं भाई? तो आप कहेंगे सर कम से कम एक का मतलब है एक बच्चा लड़का हो या एक से अधिक लड़के हों, कम से कम का ये मतलब होता है, तो एक से अधिक वाले इसमें भी लड़के हैं, दो लड़के हैं, एक से अधिक हैं, बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है और गर्ल बॉय हो सकता है। ये नहीं, गर्ल गर्ल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एक भी बार लड़का नहीं, इन्होंने कहा कम से कम एक तो लड़का होना ही चाहिए या एक से अधिक, कम से कम एक का मतलब एक या एक से अधिक होता है, ये होता है, ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये ज्ञात है, नीचे रहेगा तो इसमें अवयवों की संख्या निकाल लो, क्योंकि एन ई निकालेंगे, एन ई का मतलब इसमें अवयवों की संख्या एक दो तीन, जिसी को हम लोग अनुकूल परिस्थितियां भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुकूल परिस्थितियां, कितनी, तीन आ गई, क्योंकि इस बात की हाथों हाथ प्रायिकता भी निकाल लो इस घटना घटित होने की। अगर मैं यहाँ से पीई निकालूंगा तो इसका सूत्र होता है बेटा अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, एन ई बटे एन, एन ई का मान 3 है, एन एस का मान 4, ठीक है। अब हमें एक घटना और दे रखी है एफ, एक घटना बेटा एफ और दे रखी है, चूंकि उसको एफ मान लो, सच दैट, और ये इन्वर्टेड कॉमा, हमसे देखिए यहां तक प्रश्न सॉल्व हो गया यदि ये ज्ञात हो कि एक बच्चा कम से कम एक बच्चा लड़का हो, ठीक है। फिर कह रहा है दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़का होने की, भाई इन्होंने कहा दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों बच्चे कैसे हों, तो आप कहेंगे सर दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों बच्चे लड़के हों। अब एक बात ये बताइए, ये चीज हमें क्या करनी है, तो आप कहेंगे ज्ञात करनी है, जो चीज ज्ञात करनी होती है वो ऊपर रहती है, ज्ञात करनी है, ब्रैकेट में लिख के दिखा करो प्रॉपर, है ना, अच्छे बच्चे प्रॉपर करते हैं। अब दोनों बच्चे लड़के हो तो एक ही कंडीशन तो है भाई, बॉय बॉय, पहले भी बॉय जन्म ले ले, दोबारा में भी बॉय ही जन्म ले ले, तो इसका मतलब ये हुआ एफ के अंदर एक ही घटना घटित हो सकती है, बॉय बॉय, ठीक है ना। आप कहेंगे ठीक है सर। अब देखिए मेरी बात को थोड़ी सी समझना, यहाँ से हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमारे लिए बेटा ई इंटरसेक्शन एफ की भी जरूरत पड़ती है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है ई और एफ में दोनों में कॉमन, तो ई के अंदर बी 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 जी और जी भी आ रहे हैं भाई, देख रहे हैं, इसमें केवल बी बी, तो बी बी दोनों में क्या है, कॉमन, बी बी यानी कि बॉय बॉय कॉमन है। इसका मतलब इसमें हमारे पास चूंकि अनुकूल परिस्थितियां कह दूं अवयवों की संख्या ई इंटरसेक्शन एफ में कितनी है, एक है, क्योंकि इस बात की हाथों हाथ प्रायिकता भी निकाल लीजिए, हम जानते हैं पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है एन ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बटे एन एस, एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू बेटा एक है और एन एस कुल परिस्थितियां चार निकाल चुके हैं पीछे ना। अब लगा दीजिए, अब जो हमसे पूछा जा रहा है वो निकाल सकते हैं आराम से, हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो आप कहेंगे सर ये चीज तो ज्ञात करनी है, मतलब ऊपर रहेगी, ये ज्ञात है मतलब नीचे रहेगी, तो घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है, जबकि ई पहले ही से घटित हो चुका है, जो चीज दी हुई होती है वो घटित हो चुकी होती है, इसका ये मतलब होता है बेटा, ठीक है। तो यहां से हमें निकालना है, चूंकि घटना एफ के, देखिए एफ के तो निकालनी, हाँ ठीक है, घटना एफ के हमें घटित होने की प्रायिकता निकालनी है बेटा, जबकि ई पहले ही से घटित हो चुका है, इसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में बेटा पीई होता है, जो बटे में होती है उसकी प्रायिकता हमेशा बेटा बटे में रहती है, सबकी वैल्यू लगाओ, चलिए मैं इधर ही लगा देता हूँ, पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू अपने पास 1/4 है, यहाँ लगा दो 1/4, भिन्न को ब्रैकेट में, और पीई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू हमने 3/4 निकाली है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे कितना, बटे में 3/4 लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सर कि इस 4 से ये वाला 4 तो चल बसा, है ना, कितना बच गया, 1/3 बच गया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सही तरीका मेरे बच्चे क्वेश्चन को करने का यही है और बेहतरीन तरीका है, आप लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, वेक्टर में गिने चुने क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। करे यदि ए
वेक्टर एक मात्रक सदिश है। देखिए कोई भी मात्रक सदिश होता है, इसका ये मतलब होता है उसका परिमाण या कह दो मापांक एक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके, चूंकि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है। अगर बेटा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भैया ए वेक्टर का जो मापांक होगा वो कितना होगा, एक होगा। पहली बात हमें दिया क्या, ये चीज हमें दे रखी है, तब उससे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, तो आप कहेंगे सर मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें बेटा क्या करनी है, निकालनी है। और दिया क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर दे रखा है और बराबर में 8 दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले दोनों ब्रैकेटों की अदिश गुणन कर दो। एक्स वेक्टर के अंदर अदिश गुणन करेंगे तो ये एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर आ जाएगा प्लस का एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर का अदिश गुणन करेंगे तो माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बराबर में अपने पास 8। हम एक बात अच्छे से जानते हैं बेटा कि चूंकि हमेशा याद रखिए ए वेक्टर या मैं कह दूं एक्स वेक्टर, मैं ये कह दूं बेटा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर जो होता है वो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर होता है, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर। और इसे थोड़ा सही करके लिख लीजिए, इसमें क्या करेंगे ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, अदिश गुणन में हम इधर उधर राशियों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और ये ए वेक्टर सेम सेम वालों का अदिश गुणन जो होता है बेटा वो मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, मॉड लगा दो और उसका लगा दो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। आप कहेंगे ठीक है सर, अब ये कट जाएगा। देखिए ये प्लस के ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर से माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर कट जाएगा, तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर और यहाँ बच गया मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर में 8। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू बेटा एक दे रखी, उठा के यहाँ लगा दीजिए। तो ये मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ एक लगाएंगे इसका होल स्क्वायर बराबर में 8 हो जाएगा। ठीक है ना। बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बराबर में 8। तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर नहीं बल्कि माइनस 1 का वर्ग 1 बराबर 8। तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स वेक्टर या कह दो एक्स वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर बराबर 8, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर 8 और 1 कितना 9। एक तरफ से बेटा होल स्क्वायर हटाइए और दूसरी तरफ अंडर रूट लगाइए। बहुत बच्चों के मन में आता है कि सर आपने प्लस और माइनस क्यों नहीं लगाया। बेटा इस पर मापांक लगा हुआ है, मापांक की जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए माइनस लगाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स वेक्टर बराबर 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमसे मॉड ऑफ एक्स वेक्टर की ही तो वैल्यू पूछी गई थी, तो आप कहेंगे सर एकदम बात क्लियर है, समझ गए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी इस क्वेश्चन का एकदम सही तरीके से बेटा आंसर है। ठीक है। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आगे सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी अपलोड करने में और आपको देखने में भी, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। और बाकी बच्चों देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं आपके लिए एकदम बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँ और एकदम भरपूर तैयारी आपको करा सकूँ। देखिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है। और फीडबैक जरूर देना कि ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो एकदम बढ़िया तरीके से देखिए, टेलीग्राम चैनल TR मैथ्स पॉइंट, जिसका जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल TR मैथ्स पॉइंट से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और वहां पर आपके लिए सारी PDF वहां पर मिल जाएंगे, है ना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।